दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, और आपको इन फ्यूचर इसमें थोड़ा क्लैरिटी मिले वो मैं ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना जो भी टाइटल है उसको जस्टिफाई करूँगा, नेविगेटिंग द केमिकल प्लांट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब ये है कि मतलब कि जो भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, उन दोनों के बीच में जो भी एक सिस्टम बनता है, और उसकी वजह से हमारा पूरा केमिकल इंडस्ट्रीज चलता है। मतलब हमारे यहाँ पे लिविंग थिंग्स में हम खुद आते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे सब इक्विपमेंट्स आ गए, हमारा केमिकल प्लांट आ गए। हम दोनों इंटरेक्ट करके कैसे कोई भी केमिकल प्लांट को चलाते, उसका वो पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम पूरे थोड़े अगले 30-40 मिनट में जानेंगे। तो इसमें हम मेजरली हम प्लांट ऑपरेशंस के बारे में, और इक्विपमेंट्स के बारे में, यूटिलिटीज के बारे में, और सेफ्टी गवर्नेंस और इंडस्ट्री प्रोफेशनल उसमें क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। स्पीड बराबर है ना? किसी को ज्यादा नहीं लग रहा है ना? चलो, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। इंजीनियरिंग ड्राइव्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? तो हमारा केमिकल इंजीनियरिंग वो है कि जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है, कोई भी टाइप का रॉ मटेरियल होता है, उसको केमिकल या तो फिर फिजिकल प्रोसेसेस होता है, और उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं। तो वो जो भी हमारा एक फंडा है इंजीनियरिंग का, हम उसको केमिकल इंजीनियरिंग से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक मेरा ग्राफ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, ये जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है उसमें एक प्रोसेस बॉक्स है। अभी प्रोसेस बॉक्स में हमारे केमिकल प्लांट्स में मेनली दो ही प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा रहता है केमिकल। तो अभी फिजिकल चेंजेस में क्या रहता है कि हमारा कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है किसी भी कंपोनेंट्स का, वो चेंज नहीं होता है। हम साइज रिडक्शन करते हैं, उसके साथ कोई मास ट्रांसफर करवाते हैं, कुछ और मतलब उसमें कोई केमिकल बॉन्ड्स के साथ हम कुछ नहीं करते, उसका सेपरेट आउट मतलब कोई फिजिकल चेंज के साथ करवाते हैं रिएक्शन, और उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं। तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज। और दूसरा रहता है केमिकल चेंज, जिसमें हम दो कंपोनेंट्स रहते हैं, उसके केमिकल बॉन्ड्स और वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम फॉलो करते हैं, और उसको उसमें से हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो हमारा एक प्रोसेस बॉक्स से होके हमारा यूजफुल प्रोडक्ट्स में जाता है। तो ये हमारा रह गया पूरा केमिकल, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग कैसे वर्क करता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैंने बताया। अभी एज अ केमिकल इंजीनियर आपके पास क्या क्या जॉब रोल रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो रहता है पहला एक डिजाइन, बराबर। अभी किसी को मतलब कि अपनी केमिकल कंपनी डालनी है, किसी ने सोच लिया कि चलो मेरे को ये डालना है, पर अभी ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में हमारे पास अवेलेबल रहता है पूरा प्लांट, और वहां पे जाके हम पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अभी कोई अपना रिक्वायरमेंट लेके आया कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, और इतनी कैपेसिटी रहनी चाहिए, और इतना इसका कॉस्टिंग रहना चाहिए, और मेरा मतलब जो भी बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि कोई एक अच्छा डिजाइन इंजीनियर पकड़ता है, जो है हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर या बोलो डिजाइन इंजीनियर। जब भी हमारी ईपीजीस कंपनी रहती है, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी रहती है, तो उनके पास क्या रहता है कि बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स की टीम्स रहती है, बराबर। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जिसके पास जिसको मतलब प्लांट बनाना है, उसके पास से सभी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका बजट जानते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, मतलब उसको क्या क्या बनाना है एग्जैक्टली, उसके पास क्या क्या अवेलेबल है प्रोसेसेस। फिर उसके बाद उसको सबसे बेस्ट वाला सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, और उसमें से वो लोग पूरा उसका पीएनआईडी पीएफडी सब रिव्यू करते हैं, और उसके बाद उसको एक पेपर पे प्लान डिजाइन करके दे देते हैं। वो हमारे रहते हैं डिजाइन इंजीनियर्स। उसके बाद रहते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स रहते हैं वो जो डिजाइन इंजीनियरों ने सब बनाया होता है उसको पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, और रियल लाइफ में जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं उसको सभी को प्लांट में इंस्टॉलेशन करवाना, उसका ट्रायल रन लेना, उसके बाद स्टार्टअप लेना, वहां तक का जिम्मेदारी वो हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का रहता है। उसके बाद एक बार प्लांट तो बन गया, अभी उसको डेली टू डेली ऑपरेट भी करना है। तो ऑपरेट के लिए हमारा ऑपरेशनल पार्ट रहता है, जो हमारा रहते हैं हमारे फील्ड ऑफिसर्स रहते हैं, डीसीएस ऑफिसर रहते हैं, जो हमारा प्लांट को डेली टू डेली रन करते हैं, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं। वो हमारा रहता है ऑपरेशनल पार्ट। इसी में अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, इसमें हमको प्रोडक्शन निकालना रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को जो भी डेली टू डेली टास्क होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद रहता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में हमारा जो भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी, एक बार प्रोडक्ट बन गया है तो उसके बाद हमको उसका क्वालिटी भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से बना है, उसकी प्योरिटी कम रखनी है ज्यादा रखनी है, मार्केट में कौन ज्यादा फायदा करवाएगा, हमारा प्रोडक्ट कब
कब सेल हो सकता है, किसके साथ क्या कब कॉम्पीट करेगा, तो वो सब हमारा टोटली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है, जो क्यूसी रहता है, क्यूए रहता है, वो पूरा फोकस रहता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन पे, कि हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे और उसको हमेशा मतलब कि मार्केट में सस्टेन करवा सके। तो हमारा केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो आर एंड मतलब हमारा क्यूए क्यूसी में भी काम करते हैं। उसके बाद सबसे 3 मेजर है जो केमिकल इंजीनियर को जिसके बेसिस पे पूरा अपना करियर डिफाइन करता है, वो रहता है मिनिमाइज, सिक्योर और प्रोटेक्ट। सबसे पहले आता है मिनिमाइज, मतलब कोई भी केमिकल इंजीनियर कोई भी जगह पे काम कर रहा है, एज अ फील्ड में काम कर रहा है, एज अ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो रिड्यूस कॉस्ट करे और वेस्ट को भी मतलब कम करे। अभी कॉस्ट को रिडक्शन करेंगे उतना उनका मार्जिन बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इवेंचुअली फायदा हम एम्प्लॉयज को ही है। और दूसरा है वेस्ट। अभी क्या रहता है, कंपनीज के कुछ जीपीसीबी है, कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके कुछ नॉर्म्स रहते हैं कि वो लोग वेस्ट जनरेशन नहीं कर सकते, और जो भी वेस्ट जनरेट होता है उनको ये लोग पेमेंट करते हैं वो वेस्ट को फिर से प्रोसेसिंग करने के लिए। तो जितना ज्यादा वेस्ट रहेगा उतना ही कंपनी का भी कैपेक्स बढ़ेगा, और उसके साथ ही वो कंपनी ज्यादा उसमें बर्न करेगी, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट रहता है नेट, वो डाउन होता है। तो हमारा गोल क्या रहता है कि हमको कॉस्ट भी रिड्यूस करना है और वेस्ट को भी रिड्यूस करना है, तो वो रहा हमारा मिनिमाइजेशन पार्ट। दूसरा रहा सिक्योर पार्ट। अभी केमिकल है, तो केमिकल मोस्टली 98% 99% केमिकल हमारे लिए बॉडी के लिए तो हार्मफुल ही रहते हैं। तो हमको कैसे काम करना है केमिकल्स के साथ, तो उसके लिए हमारे प्लांट्स में, कोई भी प्लांट्स में डिफाइंड स्पीसीज रहते हैं कि हमारे हर एक पार्ट्स को वो कवर करे। हम केमिकल के साथ जब इंटरेक्ट करें तो हमारी बॉडी को सीधा असर ना करे। तो हमको हर बार वो एंश्योर सेफ्टी करना है प्लांट में कि हमको ऐसे ही काम करना है। दूसरा रहता है प्रोटेक्ट। तो जो हमारा केमिकल प्लांट है उसमें हमेशा एनवायरनमेंट का तो प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि कोई भी केमिकल प्लांट हो वो गैसेस को रिलीज करता है, कोई भी केमिकल्स को एज अ ड्रेन हो जाता है कभी ना कभी, तो वो एनवायरनमेंट में इवेंचुअली मिक्स होता है। तो उसके लिए हमको हमेशा याद रखने का कि हमारा ऑपरेशन ऐसा रहना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट को भी हमेशा बचा के रखे। अभी आ गए हमारा द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग स्पान 8 फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज। मतलब हमारा जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हमारा जो केमिकल इंडस्ट्री है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आप कितनी जगह पे जॉब कर सकते हैं। तो उसमें हमारे टोटल 8 मेन फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज है। पहला रहता है पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज, जो हमारा कोर है, मतलब कि जो भी हमारा क्रूड मिलता है जमीन के अंदर से उसको वो प्रोसेसिंग करते हैं और डिफरेंट हमारे केमिकल डेरिवेटिव्स को डिफाइन करते हैं। तो वही हमारा हार्ट है, उसी में से हमारा जो भी 80% 70% जो भी रहता है हमारा केमिकल्स, वो उसमें से डिराइव होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अभी आपको पता ही है अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो उसी में वो लोग सभी क्रूड के ऊपर ही कंट्रोल रखे हुए हैं। तो जो भी क्रूड नहीं आएगा तो हमारे पूरी आगे की प्रोसेस जो भी हमारे केमिकल्स है उसको भी इफेक्ट करेगा धीरे धीरे। तो वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वो हमारा कोई भी इंडस्ट्रीज का, केमिकल इंडस्ट्रीज का हार्ट रहता है। हमारे यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी जो भी है वो एक रिलायंस है, फिर पेट्रोकेमिकल्स में आईओसीएल गवर्नमेंट वेंचर है, बीपीसीएल है, वो सब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। उसके बाद रहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो भी हमारे मतलब के दवाइयाँ बनती है, जो भी मेडिसिन बनती है, ड्रग्स बनते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कवर करती है। उसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मोस्टली गवर्नमेंट के साथ वेंचर के साथ रहती है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, क्योंकि जो भी मतलब फर्टिलाइजर बनते हैं, जो भी खातर बनते हैं, उसमें गवर्नमेंट हमेशा उसको मतलब प्रमोट करती है। तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जैसे कि यहाँ पे जीएनएफसी है, जीएसएफसी है, फिर प्राइवेट में देखना जाए तो कोरोमंडल है, तो वो सभी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज रहती है, जो हमारा यूरिया रहता है, एनपीके रहता है, वो सबको मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद रहती है पॉलीमर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज में वो लोग मोनोमर्स का हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और उसका पॉलीमर्स बनाते हैं और प्लास्टिक्स बनाते हैं। वो भी एक रिलायंस मतलब रिलायंस पॉलीमर्स करके आते हैं, केएलजे पेट्रोप्लास्ट करके, वो हमारा पॉलीमर इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में आ जाता है। उसके बाद रहता है स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस। तो उसमें हमारा क्या रहता है, स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में मोस्टली जो भी हमारे पास अवेलेबल केमिकल्स है उसी का रिएक्शन करवा के कोई नया केमिकल्स बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट मतलब एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज रहता है।
अभी जो मैं कंपनी में हूँ वो हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस है। इसमें हम हमारे पास रॉ मटेरियल्स रहते हैं 3-4, मतलब एनिलीन रहता है, TMAOH रहता है, और 2-3 और है जो मैं मतलब पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका पूरा रिएक्शन करवाएंगे। और उसके बाद हमारा 4 अमीनो डाइफिनाइलमाइन जो हमारा ऑक्सीडाइजर है रबर का, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद रहता है पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज। तो पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज हमारा मतलब सबसे डेकोरेटिव पार्ट है, जो हमारे मतलब आसपास जो भी रंग बनते हैं, पिगमेंट बनते हैं, वो हमारा पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज में आता है। जो हमारे आउटर बॉडी जो भी मशीनरीज है, जो भी हमारा घर है, जो भी आसपास की चीजें है, उसको मतलब के अच्छा भी दिखाती है, और उसका मतलब रस्टिंग वस्टिंग जो भी है उसका नुकसान करती है, उससे भी एक लेयर बना के उसका मतलब प्रोटेक्शन करती है। वो हमारी पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज आ गई। उसके बाद आ गई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारा जो भी डेली टू डेली हम फूड खाते हैं, जो पैकेजिंग फूड रहता है, उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको प्रोसेस करके लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं और हम मार्केट में बेचते हैं। वो रहेगी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, जिसमें हम मतलब कि सेल्यूलोज और उन सब का यूज करके पल्प और पेपर्स बनाती है, और वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। अभी हमारे मतलब जो भी 5 इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स जो प्लांट्स को कंटिन्यूअसली रनिंग रनिंग करवाते हैं, तो वो हमारा कोर रहता है। जो सेंटर में रहता है वो प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट रहता है, जो डेली टू डेली हमारे प्लांट ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस को हैंडल करता है। और वो रिलाई करता है टोटल 4 डिपार्टमेंट्स पे। वो रहता है प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन तो हमारा डेली का प्लांट रिक्वायरमेंट चलता रहता है, उसके हिसाब से ऑपरेशन करते हैं और प्रोडक्शन निकालते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेस इंजीनियरिंग का क्या रोल है? तो प्रोसेस इंजीनियरिंग करती है इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज केमिकल प्रोसेसेस फॉर बेटर एफिशिएंसी। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मेरा मेरा प्लांट है बराबर, तो उसका कैपेसिटी अभी मतलब 14 टीपीडी पे अभी चल रहा है। एज ए एग्जांपल 14 टीपीडी पे चल रहा है अभी। हमारा जो भी ओनर है उसको ऐसा चाहिए कि नहीं, मेरे को 14 टीपीडी नहीं चाहिए, मेरे को मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मेरे को उसको 16 टीपीडी या 18 टीपीडी तक लेके जाना है। तो अभी उसके लिए हमको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, हमको प्रोसेस में क्या क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो हमारा पूरा प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। अभी कोई भी मतलब हमारी डेली टू डेली नॉर्मल जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस चलती है, उसमें थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करवाना रहता है, उसमें भी प्रोसेस इंजीनियरिंग का पहला रोल रहता है। वो सब कैलकुलेशंस पहले करती है, उसको फिर स्टडी करती है, और उसके बाद हमको एग्जीक्यूशन के लिए मतलब परमिशन देती है कि हाँ तुम ये सब चेंजेस करवा सकते हो। उसके बाद रहता है क्वालिटी कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही बताया QA/QC कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपको मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, मार्केट में सस्टेन भी करवाना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना है, डेली टू डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को भी हैंडल करना है कि कल जाके हमको कुछ गलती मिली प्रोडक्शन में, कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, तो हमको देखना है। तो वो पूरा हमारा QA डिपार्टमेंट देखता है, और जो भी क्वालिटी मेंटेन करना है वो हमारा QC डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे और वो कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, ऐसा बहुत रेयर केस रहता है। तो कोई ना कोई कंपनी दूसरे वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है थोड़े टाइम में ही, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो प्रोडक्ट को हैंडलिंग कर पाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद आपकी प्रोडक्ट का जो सेलिंग वैल्यू है वो धीरे 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 डाउन होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट चाहिए, जो आपकी कंपनी को ऐसे कंपटीशन में भी सस्टेन करवा सके। तो R&D क्या करती है, जो हमारे करंट प्रोडक्ट्स है उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करती है, उसके कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट्स करती है, उसका कुछ मतलब कुछ अलग एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है और नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो हमारी कंपनी को हमेशा मार्केट में सस्टेन रखवाती है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट करता है बार बार। तो ऐसे हमारा R&D डिपार्टमेंट काम करता है। और चौथा रहता है सेफ्टी डिपार्टमेंट। अभी केमिकल कंपनी में सबसे ज्यादा हमारा हेल्थ का इश्यू रहता है, मतलब कि हेल्थ रिगार्डिंग और अपने बॉडी के रिगार्डिंग रिस्क हमेशा रहता ही है। तो उसके लिए जो भी हमको हमको बचने के लिए केमिकल्स से, और मतलब केमिकल प्लांट में सेफली काम करने के लिए जो भी हमको मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी कैसे काम करना है, मतलब एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, प्लांट एंड एनवायरनमेंट, तीनों को जो भी मेंटेन करती है, तो हमारी सेफ्टी एंड HSE टीम रहती है। अभी हम कोई भी प्लांट में जा रहे हैं
मतलब आज नहीं तो कल आप लोग ग्रेजुएशन के बाद कोई भी प्लांट में जाओगे, तो प्लांट में जब भी हम एंट्री लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत है कोई भी प्लांट में एंट्री लेने के लिए। तो सबसे पहले हमारे प्लांट में एंट्री लेने के लिए 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। एक रहता है एसओपी जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और दूसरा रहता है वर्क इंस्ट्रक्शन। तो अभी जो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है और वो क्यों पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ब्रीफ करवाता हूँ। तो पहला रहता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। अभी मतलब आपके पास अभी तो क्या यूट्यूब अवेलेबल है, तो अभी आपको मतलब घर पे कुछ बनाना है तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे आपको एक रेसिपी मिल जाएगी, उसको देख के आप बना लोगे। ऐसे आपके पास 1000 रेसिपी मिलेंगे एक ही चीज को बनाने के लिए, और हर एक के लिए सेपरेट आउट बनेगा, मतलब हर एक का टेस्ट कुछ अलग आएगा, हर एक में कुछ नया मॉडिफिकेशन मिलेगा। तो अभी केमिकल प्रोसेसेस में तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी प्रोसीजर है वो एक फिक्स प्रोसेस पर चलता है, वो आज भी ऐसे ही चलना चाहिए, कल भी ऐसा ही चलना चाहिए, और उसका प्योरिटी भी ऐसा ही रहना चाहिए, तभी वो आगे मतलब कोई भी वेंडर है तभी इसको खरीदेगा और फिर उसके मार्केट में सस्टेन करेगा। तो वो रहता है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब हमारा जो भी टास्क को परफॉर्म करना है, मतलब रिटर्न स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ ब्रॉड टास्क सेफली एंड करेक्टली। मतलब कोई भी टास्क रहता है उसको सेफली परफॉर्म कैसे करना है, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हर एक स्टेप लिखा हुआ होता है कि आपको पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो वो हमारा पूरा एसओपीज रहता है। उसका एग्जाम्पल है रिएक्टर चार्जिंग प्रोसीजर, पंप स्टार्टअप प्रोसीजर एंड टैंक क्लीनिंग प्रोसीजर, बराबर। उसका एक सिंपल एग्जांपल है वो एसओपीज को कैसे फॉलो करेंगे और उसका इंपॉर्टेंस क्यों है एसओपी का। अभी आप एज अ फ्रेशर कोई कंपनी में जा रहे हो, अभी एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो तो डेली टू डेली जो टास्क होता है वो तो इजीली परफॉर्म कर लेगा, लेकिन आपके पास कभी ना कभी ऐसा इश्यू आएगा कि आपके पास कोई बंदा नहीं रहेगा कि आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है एसओपी, जिसको पढ़ के भी आप समझ के पढ़ के कोई भी टास्क को इजीली ऑपरेशन कर पाओगे। तो वो रहता है एसओपी। मैं अभी आपको एक लाइव एक एसओपी दिखाता हूँ जो मेरे प्लांट की है। ओके, तो ये एक एसओपी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक ऑटोक्लेव रिएक्टर है, हाइड्रोजनेशन होता है उसमें, तो उसको कैसे मतलब उसको कैसे कैटलिस्ट प्रिपरेशन करना है और कैसे वो आगे मतलब पूरा मतलब चार्ज कैसे करना है, वो पूरी प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 16 स्टेप में लिखी हुई है। अगर ये मतलब ये किसी को कुछ नहीं आता है और वो ये 16 स्टेप परफॉर्म करेगा, अगर कोई भी बंदे को कुछ भी नहीं आता है, केमिकल इंजीनियरिंग भी नहीं आता है, तो भी वो ये 16 स्टेप को समझ के वो काम करेगा तो वो पूरा बैच बना सकता है। तो वो रहता है एसओपी का मीनिंग। तो सबसे पहले रहता है कि जैसे कि हमारा जो भी ऑटोक्लेव है वो एम्प्टी रहना चाहिए, उसका बॉटम वाल और वेंट वाल आइसोलेटर रहना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का पर्जिंग करते हैं, क्योंकि अंदर कोई भी इनर्ट्स गैस रहते हैं उसको हम सब उसको निकाल सके, तो उसके लिए हम नाइट्रोजन का प्रेशर लेके उसको वेंट करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, हमारा जो चार्जिंग का हॉपर रहता है वो फनेल को हटाते हैं, और जो भी हमारे इसमें ये भी लिखा रहता है कि आपको क्या क्या पीपीज हैंडल करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लियरली कि वी आर नेसेसरी पीपीज रिक्वायर्ड, बराबर। उसमें जो भी हमारा केमिकल्स रहता है उसके हिसाब से हमको पीपीज पहनने पड़ते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा ऑटोक्लेव है उसमें 200 लीटर पानी लेना है, तो वो पानी लेना है। उसके बाद हम स्लरी ऑटोक्लेव में बना मतलब स्लरी बकेट में बनाते हैं, उसके बाद डीएम वाटर से फ्लश करके उसमें डाल देते हैं। तो वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप 16 स्टेप है हमारे, और वो उसको फॉलो करके पूरा हमारा एसओपी चलता है। दूसरा रहता है वर्क इंडेक्स। तो वर्क इंडेक्स क्या रहता है, एसओपी और वर्क इंडेक्स दोनों में डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा है, पर दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एसओपी हमारा क्या रहता है, कोई भी पर्टिकुलर छोटा से छोटा वर्क रहता है उसको ऑपरेशन के लिए हर एक जगह पे एसओपीज लगी रहती है, तो वो हमारा एसओपी रहता है। अभी हमको पूरा प्लांट स्टार्टअप लेना है, बराबर। तो हम ऐसा तो नहीं कि हर एक चीज के लिए अलग अलग एसओपीज को रिवाइज करेंगे, हर एक को पढ़ेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक स्टेप स्टार्ट हुआ उसके बाद दूसरा करेंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। दूसरा रहता है वर्क इंडेक्स। तो वर्क इंडेक्स में क्या रहता है, कोई भी हमारे एक प्लांट का सेक्शन रहता है या तो फिर कोई भी एक पूरा पूरा एक सेक्शन रहता है, उसका पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि उसको पूरा स्टार्ट करना है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो उसमें क्या क्या स्टेप रहते हैं वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है। मतलब वो एसओपी बहुत छोटा सा पार्ट है, वर्क इंडेक्स बहुत बड़ा है। तो वर्क इंडेक्स में सब स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहता है, तो वो रहता है हमारा वर्क इंडेक्स। उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो आपको मतलब दोनों में डिफरेंस पता चले।
ये हमारा एक वर्क इंडेक्स है। मतलब हमारे 2 रिएक्टर है जो स्टार्टअप के टाइम पे वो उसको कैसे मतलब स्टार्टअप लेते हैं उसका पूरा डिटेल टू डिटेल उसमें दिखाया हुआ है। तो जैसे पहले है हमारा चेक कंप्लीट सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटर, मतलब उसको पूरे सिस्टम को कैसे चेक करना है वो पहला पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप के हमको क्या-क्या इंश्योर करना है उस सिस्टम को चालू करने से पहले। दूसरा है हमारा वैक्यूम कूलिंग। तो हमारा जो भी सिस्टम है वो पूरा वैक्यूम में चलता है, तो सबसे पहले हमको वैक्यूम नेसेसरी है वो सिस्टम को चलाने के लिए। तो वो वैक्यूम कूलिंग कैसे करते हैं, वो वैक्यूम कूलिंग का दूसरा स्टेप है। उसके बाद हमारा रिएक्टर जो है, तो रिएक्टर को इनिशियल स्टार्टअप कैसे चलते हैं, हमारा प्लांट कंटिन्यूस है। तो अभी कंटिन्यूस ऐसा तो जरूरी नहीं कि तुरंत ही चालू करे और तुरंत वो कंटिन्यूस मोड में आ जाएगा, तो वो ऐसा नहीं रहता है। तो फॉर इनिशियल स्टार्टअप मतलब जो हमारा रिएक्टर रहता है उसको इनिशियल स्टार्टअप के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है, तो इधर हमारा इनिशियल स्टार्टअप के कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। और उसके बाद इनिशियल स्टार्टअप के बाद वो कंटिन्यूस स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कंटिन्यूस स्टार्टअप आगे लिखा हुआ है बराबर। मैं आपको ये बाद में शेयर करूंगा, आप शांति से पढ़ सको। उसके बाद ये रहता है MSDS, जो आप अभी तक तो पढ़ चुके होंगे कि MSDS क्या रहता है, पर MSDS भी कोई भी प्लांट में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रहता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बराबर। तो वो क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो कोई भी मटेरियल मतलब कोई भी केमिकल प्लांट में कोई भी केमिकल्स रहता है उसके जो भी प्रॉपर्टीज रहते हैं, हजार्ड्स रहते हैं, हैंडलिंग रहते हैं, स्टोरेज रहते हैं, उसको कैसे हमको है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो पूरा MSDS एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें सब कुछ डिफाइन रहता है। वो हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड केमिकल हजार्ड इन्फॉर्मेशन। तो केमिकल्स का जो हजार्ड होता है वो प्रिवेंट करता है। सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज कैसे करते हैं वो भी बताता है। फर्स्ट एड मेजर्स, किसी को अगर कोई केमिकल लग गया उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी देता है। एक्सप्लेन फायर फाइटिंग, मतलब फायर लगता है तो फायर फायर को कैसे प्रिवेंट करना है वो भी लिखा हुआ होता है। स्पीलेज होता है, लीकेज होता है तो भी कैसे कंट्रोल करना है वो भी लिखा होता है। उसको सेफली ट्रांसपोर्ट कैसे करना है वो भी लिखा रहता है। और वर्कर की सेफ्टी कैसे रखने हैं और कंप्लायंसेस कैसे रखने हैं वो भी पूरा है। मतलब कोई भी केमिकल का A to Z डिटेल जो भी है, मतलब अगर उसके साथ कुछ भी होता है उसका हैंडलिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे, मतलब कोई भी केमिकल का मतलब समझो भगवत गीता जो भी है वो MSDS है। MSDS में आपको कोई भी केमिकल्स का कुछ भी जानना है तो सीधा MSDS ही खोलोगे। तो वो एक हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है। अभी मेरे पास एक MSDS पड़ा है एज ए एग्जाम्पल अमोनिया का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अमोनिया का MSDS। अभी MSDS में टोटल 16 सेक्शन रहते हैं, वो तो आप सबको पता ही रहता है। सेक्शन 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ सब्सटेंस, तो उसमें हमारा जो भी मतलब प्रोडक्ट का नेम है, उसका सप्लायर और वो सबका डिटेल्स रहता है, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन में रहता है। उसके बाद दूसरा सेक्शन रहता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में हमारा क्या क्या रहता है कि उससे क्या क्या हजार्ड है, जैसे कि कोरोसिव है, एनवायरमेंटल डैमेजिंग है, इरिटेंट है, वो सब, और सिग्नल वर्ड डेंजर बराबर। तो इसलिए ये जो भी हजार्ड रहते हैं वो हमारा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। उसके बाद जो NFPA रहता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो बहुत जरूरी रहता है। कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको ये NFPA डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या डिफाइन करता है, जो हमारा NFPA डायमंड है उसमें 4 कलर रहता है, एक ब्लू रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है और एक व्हाइट रहता है। तो जो भी हमारा ब्लू रहता है वो हमारा हेल्थ को डिफाइन करता है। उसमें जितना मतलब के ग्रेड ज्यादा रहता है, वो 0 से 3 या 4 तक का एक स्कोरिंग रहता है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे ही जैसे वो नंबर बढ़ता है उतना आपका सीवियरिटी ज्यादा रहता है। जैसे कि अमोनिया का एक नेचर क्या है मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ पाओगे। अमोनिया क्या है, जो वो फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन आप जैसे ही उसको सांस में लोगे ना तो आपको सीवियर मतलब ऐसा झटका लगेगा ना कि आप कुछ सोच भी नहीं पाओगे कि वो क्या हो रहा है आपके बॉडी के साथ। मतलब आपका माइंड पूरा उस टाइम पे कुछ सोच ही नहीं पाएगा, तो आप उसका स्मेल ही नहीं ले सकोगे। तो वो सीवियरिटी आपके हेल्थ के लिए है, आपको मतलब उसमें कोई मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे उसमें। जैसे ही वो आपके सांस में जाएगा आप सीधा वहां पे बेहोश जैसा हो जाओगे और आपको कुछ पता नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसका परसेंटेज आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा और वो आपके नर्व सिस्टम पे सीधा असर करेगा। तो इसमें जो हेल्थ का है NFPA का, वो है रेटिंग 3, तो मतलब हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। फ्लेमेबिलिटी है 0, मतलब वो फ्लेमेबल नहीं है। और तीसरा रहता है फिजिकल हजार्ड, इसके कुछ फिजिकल हजार्ड हो सकते हैं कि नहीं, तो वो भी नहीं है। और पर्सनल प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो इधर आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, पर उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन की जरूरत है। जो कोई भी प्लांट में जाओगे तो वो आपको वहाँ पे डिफाइन किया हुआ मिलेगा कि कौन कौन से आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन जरूरी है।
उसके बाद फर्स्ट एड मेजर कि अगर कुछ होता है, मतलब देखो यहाँ पे स्किन कांटेक्ट में है तो क्या करना है, आई कांटेक्ट में है तो क्या करना है, अगर स्वेलोइंग मतलब मुंह में चला गया तो क्या करना है, तो वो सब इधर डिफाइन किया हुआ है। फायर फाइटर मतलब अगर उसकी वजह से, अगर ये तो फ्लेमेबल नहीं है, तो बाई चांस उसके आसपास कहीं पे फ्लेमेबिलिटी लगी और इसके साथ मतलब वो हो गया कुछ, मतलब फायर का इंसिडेंट, तो उसको कैसे हैंडलिंग करना है, उसके लिए भी हम इसको रिफर कर सकते हैं कि फायर फाइटिंग कैसे करना है। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर वो अगर लीकेज हो जाता है कहीं पे कोई जगह पे, तो उसमें से बचने के लिए हमको क्या करना है, अगर कहीं पे लीक होता है तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, वो हमारा एक्सीडेंटल रिलीज मेजर में आता है। दूसरा रहता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसका हैंडलिंग डे टू डे लाइफ में कैसे करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, वो भी सेक्शन 7 में दिखाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन, आपको उसको हैंडलिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक रहता है मतलब चश्मा रहता है, वो इम्पोर्टेंट है, हैंड ग्लव्स जरूरी है, और एक रहता है हम आपका कार्ट्रिज मास्क। जब भी केमिकल अमोनिया को हैंडलिंग करना रहता है तो कार्ट्रिज मास्क मस्ट है। उसके बाद आपका जो फिजिकल डेटा रहता है वो पूरा चार्ट्स में दिया होता है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सब दी हुई होती है। इसकी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी दी होती है, टेक्सिकल जो इंफॉर्मेशन है, अभी पीछे सभी सेक्शन है वो जरूरी है, पर हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट थे वो आगे हमने डिस्कस कर लिए। तो ये एमएसडीएस है जो पूरा हमको कोई भी केमिकल्स के बारे में बताता है। अभी हमारे जो भी इंडस्ट्रीज है केमिकल इंडस्ट्रीज, उसको रन करवाने के लिए हमारे जो लाइफ लाइन्स है, जिसके बिना हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज चल नहीं पाएगी, वो हमारी टोटल 8 लाइफ लाइन्स है जो हमारी केमिकल प्रोसेस को चलाती है। पहला रहता है थर्मल कंट्रोल। अभी कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज है तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि केमिकल रिएक्शंस डायरेक्ट हो जाएगी, ऐसा लैब में जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं हम बर्नर का यूज करते हैं, रियल लाइफ में तो हम ऐसा बर्नर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा क्या रहता है, पहले टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मतलब कोई भी रिएक्शन करवाना है तो हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करना है, और मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे करना है। तो टेम्परेचर और प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास क्या रहता है, पहला रहता है थर्मल कंट्रोल, उसमें रहता है स्टीम, कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर। तो अभी स्टीम क्या करती है, कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज है तो अलग अलग मतलब स्टीम का प्रेशर रहता है, मतलब आपकी जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उस हिसाब से स्टीम का प्रेशर रहता है। जैसे कि मेरे प्लांट में टोटल 5 टाइप की स्टीम आती है, एक बार की भी आती है, 3.5 बार की आती है, 9 बार की आती है, 18 बार की आती है, 48 बार की भी आती है। तो अभी अलग अलग जितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उतने ज्यादा बार की स्टीम भी चाहिए आपको। तो स्टीम क्या करती है, स्टीम आती है, हमारा जो भी हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स रहते हैं जो हम मतलब आगे डिस्कस करेंगे, हीट एक्सचेंजर्स रहते हैं, हमारा जो भी रहता है उसकी मदद से वो थर्मल टेम्परेचर बढ़ाता है और रिएक्शन का टेम्परेचर जो भी रखना है वो मेंटेन करता है। तो वो हमारा स्टीम रहता है। अभी एक शॉर्टकट मतलब दिखा सकता हूँ, उसमें क्या रहता है कि हमको अगर हम कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, अभी आपके सामने एक लाइन है उसमें लिखा है कि 9 बार की स्टीम है, तो अभी आप उसमें मतलब प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करने जाओगे तो वो 9 बार की स्टीम से कितना टेम्परेचर अचीव होगा वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, कि वो थोड़ा आपको पेन पेपर लेके थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अभी कुछ इंडस्ट्री में वो थंब रूल रहते हैं, वो डायरेक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि 9 बार है तो हमको कोई भी बार है, जो भी बार में हमारा स्टीम प्रेशर दिया हुआ होता है, उसको हमको क्या करना है, 2 बार अंडर रूट निकालना है और इंटू 100 करना है। तो जो भी हमारा आंकड़ा रहेगा, मतलब के 9 का एक बार रूट निकाला तो वो 3 आया, और 3 का एक बार और निकाला तो 1.73 आया, और इंटू 100 करेंगे तो 173 समथिंग आएगा। तो जो भी 173 है वो हमारा जो 9 बार की स्टीम से मैक्सिमम, मतलब उसके 173 के आसपास, मतलब हमारे यहाँ पे 178 जितना अचीव होता है। तो ऐसे कोई भी बार की स्टीम का हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। तो रहा हमारा स्टीम का एक कैलकुलेशन के, ये हमारा एक जरूरी है कि ये मतलब आप पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टीम से कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। दूसरा रहता है कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर क्या रहता है कि कूलिंग वाटर का रोल क्या रहता है कि हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स में, रिएक्टर में, डिस्टिलेशन कॉलम में, रिबॉयलर्स में, सब जगह पे हम स्टीम यूज कर रहे हैं।
तो स्टीम यूज करते हैं, तो स्टीम के साथ हमारा क्या रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता है। तो अभी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं कि हमारे पास स्पेशल प्रेशर रिलीफ वाल्व है, वो सब है। लेकिन हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कूलिंग वाटर का सप्लाईज भी देते हैं रिएक्टर के कॉइल्स में और वहाँ पे। तो वो क्या करता है कि स्टीम उसका टेम्परेचर बढ़ाता है और कूलिंग वाटर उसका टेम्परेचर घटाता है। तो पर्टिकुलर कोई एक रिएक्टर पे हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहे कि 40 डिग्री चाहे 45 डिग्री चाहे, दोनों का कॉम्बिनेशन होके वो पूरा टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है। तो वो हमारा कूलिंग वाटर का रहता है। जनरल है वो है कि कूलिंग वाटर जो भी हमारा सप्लाई है वो 28 से 32 डिग्री के आसपास रहता है और उसका रिटर्न रहता है 35 से 40 डिग्री जितना। तो हाँ, हमारा डेल्टा 5 डिग्री का फर्क रहता है कि जो भी हमको चाहिए वो। दूसरा रहता है चिल्ड वाटर। अभी चिल्ड वाटर का क्या है, अभी कूलिंग वाटर तो मैक्सिमम वो अचीव करेगा 28 32, तो वो मैक्सिमम 5 डिग्री कम करके लाएगा, पर उससे भी नीचे हमको हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और कूल डाउन करना है और ज्यादा मतलब के हमको कूलिंग करना है, तो उसके लिए हम चिल्ड वाटर यूज करेंगे। तो चिल्ड वाटर का टेम्परेचर सप्लाई टेम्परेचर रहता है 6 से 10 डिग्री और रिटर्न रहता है 12 से 16 डिग्री। तो उसका भी 5-6 डिग्री का वो रहता है डेल्टा टी। वो इतना हीट ट्रांसफर कर सकता है। इससे भी आगे जाए, मतलब हमको उससे भी कम करना है, तो वो एक रहता है ब्राइन। ब्राइन में टोटल दो रहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। दोनों का मतलब दोनों का यूज करते हैं ब्राइन एज अ ब्राइन, जिसका टेम्परेचर रहता है -5 से -20 डिग्री सप्लाई रहता है और रिटर्न -2 से -10 डिग्री। मतलब किसी को फ्रीजिंग फ्रीजिंग तक ले जाना है कोई भी हमको मतलब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर, तो हम चिल्ड वाटर का भी यूज कर सकते हैं। अभी ये कूलिंग वाटर और चिल्ड वाटर मोस्टली कंडेंसर्स में ज्यादा यूज होते हैं, रिएक्टर वाले पार्ट में भी यूज होता है, पर कंडेंसर्स जो भी हमारा वेपर का कंडेंसेशन करने के लिए यूज करते हैं, वो वहाँ पे हम ज्यादा उसको यूज करते हैं। उसके बाद रहते हैं गैसेस और न्यूमेटिक्स। जो भी हमारे केमिकल प्लांट है उसमें 3 टाइप के एयर आते हैं। मतलब पहला रहता है कंप्रेस है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स है और तीसरा रहता है नाइट्रोजन। कंप्रेसर क्या रहता है, हमारे जो भी मतलब केमिकल प्लांट रहते हैं वो हमारे डीसीएस कंट्रोल रहते हैं, मतलब ऑटोमेशन में चलते हैं। तो जो भी हमारे मतलब कंट्रोल वाल्व्स है, जो भी एक्सवी है, वो हमारे टोटली न्यूमेटिक्स मतलब एयर की मदद से ऑपरेट होते हैं, एयर ऑपरेटेड होते हैं। तो जो भी उसके लिए हमको एयर चाहिए, कंप्रेस है, तो वो हमारा 7 से 8 केजी प्रेशर का रहता है कंप्रेसर मैक्सिमम। कंप्रेसर से आता है और वो लाइन में प्रेशर मेंटेन रहता है। जैसे ही आप डीसीएस से कमांड देते हैं तो वो एयर का प्रेशर लगता है और वो वाल्व को ऑपरेट करता है। तो एक कंप्रेस एयर रहता है जो हमारा न्यूमेटिक्स वाल्व मतलब कि जो एयर ऑपरेटेड वाल्व है उसको ऑपरेट करता है। दूसरा रहता है इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है, मतलब छोटा सा भी, मतलब जैसे कि कंट्रोल वाल्व रहता है, तो और फिर मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं कोई भी प्लांट्स में, उसको ऑपरेट करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए। उसका प्रेशर थोड़ा कम रहता है, वो भी एक जरूरी है केमिकल प्लांट में। तीसरा रहता है नाइट्रोजन। भी कोई भी रिएक्टर है, कोई भी स्टोरेज वेसल है, उसके लिए हमको नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग केमिकल प्लांट में जरूरी है। मतलब मोस्टली केस में नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग जरूरी है, क्योंकि वो सीधा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट ना करे। तो नाइट्रोजन क्या रहता है, इनर्ट गैस रहता है। तो वो क्या करता है कि कोई भी स्टोरेज टैंक या फिर रिएक्टर में जब भी नाइट्रोजन का पर्जिंग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन से वो उसको रिमूव करता है और उसके बाद उसको मतलब प्रिवेंट करता है। इसके लिए हम नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग का यूज करते हैं। तीसरा रहता है पावर और प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वैक्यूम सिस्टम। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मोटर पंप्स और वो सब चलाने के लिए जरूरी है। वैक्यूम सिस्टम हमारा डिस्टिलेशन और ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे कोई भी केमिकल प्लांट्स है उसमें जो भी मेजर इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से रहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो पहले रहते हैं रिएक्शन एंड स्टोरेज। तो पहला रिएक्टर रहता है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन को मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन प्लेस करता है उसमें। दूसरा रहता है स्टोरेज टैंक, जिसमें हमारा कोई भी रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट बना है, उसको स्टोर करना है, तो वो स्टोरेज टैंक में स्टोर रहेगा। तीसरा रहता है मिक्सर या एजिटेटर, मतलब दो चीजों को मिक्स करने के लिए मिक्सर, मतलब रिएक्टर और एजिटेटर, मतलब रिएक्टर और मिक्सचर दोनों में डिफरेंस है। रिएक्टर क्या रहता है, मोस्टली पूरा असेंबली के साथ पूरा क्लोज वेसल रहता है, जिसमें हम सब टेम्परेचर प्रेशर सब कंट्रोल करवा सकते हैं। जबकि मिक्सचर एक लिमिटेशंस के साथ आता है, उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं आते, उसमें सिर्फ मिक्सिंग का ही रोल होता है और उतने सारे इंस्ट्रूमेंट और उतना एडवांस भी नहीं रहता है मिक्सचर। तीसरा रहता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए दो इक्विपमेंट्स है, हीट एक्सचेंजर है और कूलिंग टावर। हीट एक्सचेंजर तो मोस्टली आप आगे जाके पढ़ोगे उसका क्या क्या यूज है।
हीट ट्रांसफर मतलब हमारा कोई भी एक मीडियम है, मतलब केमिकल्स है या तो फिर कोई भी स्ट्रीम है, पानी है, उसको बॉईल अप करना है, टेम्परेचर डाउन लाना है, कंडेंसेशन करना है, उसके लिए सभी जगह पे हीट एक्सचेंजर यूज होता है। उसके बाद रहता है कूलिंग टावर, जो भी हमारे प्लांट में कूलिंग मतलब कूलिंग का सप्लाई रहता है, उसका कूलिंग का सप्लाई जो भी मैनेज करता है वो कूलिंग टावर रहता है। उसके बाद रहता है फ्लूइड ट्रांसफर, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे हमको केमिकल भेजना है तो उसके लिए पंप रहते हैं। फिर कंप्रेसर, कंप्रेसर जो अभी हम आप मतलब पहले बताया आपको कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है कंप्रेसर रहती है, वो कंप्रेसर के थ्रू आती है हमारे प्लांट्स। उसके बाद रहता है सेपरेशन एंड फेज चेंज। तो कोई भी मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया उसके बाद हमारा सेपरेशन लगता है, क्योंकि रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगा और बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी प्लांट्स का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमारा सेपरेशन पार्ट रहता है। तो उसके लिए हमारा इक्विपमेंट्स है, जैसे कि डिस्टिलेशन कॉलम है, इवोपरेटर है, ड्रायर है, फिल्टर है, सेंट्रीफ्यूज क्रिस्टलाइजर है, वो है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हमारा एक रिएक्टर है, तो रिएक्टर के बारे में हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रिएक्टर में क्या क्या असेंबली रहती है, कैसे काम। ये एक जीए ड्राइंग है रिएक्टर का। तो रिएक्टर में क्या रहता है कि रिएक्टर हमारे क्लोज वेसल रहता है, जिसके अंदर हमारे एक पहले ऊपर शाफ्ट रहता है मोटर, जिसके साथ एक एजिटेटर जुड़ा रहता है कि जब भी हमारा कोई भी रिएक्शन होता है उसको प्रॉपर एजिटेशन प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से हमारा हीट ट्रांसफर भी बढ़ाता है और रिएक्शन का एजिटेशन का कांटेक्ट टाइम बढ़ाता है, तो हमारे रिएक्शन को ज्यादा अच्छे से वो करवाता है। तो वो रहा हमारा एक शाफ्ट, उसके साथ रहा है हमारा एजिटेटर, ये हमारा एक असेंबली रहा। उसके बाद ये मेन होल रहा कि कोई भी हमको रॉ मटेरियल चार्ज करना है, कोई भी सॉल्व मतलब कोई भी मतलब दूसरी चीज कैटलिस्ट डालना है, तो वो हमारा ये मेन होल रहता है। तो मेन होल की मदद से हम चार्ज करते हैं। ये जो भी एन लिखे हुए हैं, N1 N2 N9 N30, वो हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े कोई ना कोई नोजल्स रहते हैं, जिसमें हम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स फिट करते हैं, जैसे कि हमारा पीजी रह गया, पीटी रह गया, फिर प्रेशर गेज रह गया, फिर टेम्परेचर गेज रह गया। अभी कोई भी रिएक्टर में दोनों होते हैं। जब भी आपका प्लांट कंटिन्यूस रहता है तो बीसीएस वालों के लिए पीटी रहता है, जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, कि वो हम उनको वहां पे भी रीडिंग दिखाएगा। पर उसके सेव ऑप्शन के लिए हमारे फील्ड में भी पीजी लगा हुआ होता है, जो हमारा मैनुअल गेज रहता है, कि वहां पे जाके भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो फेलियर पे जा सकता है। मैकेनिकल पार्ट ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी लगाए रहते हैं, सेकेंडरी पार्ट के, कभी भी आपका इंस्ट्रूमेंट अगर फेल होता है, आपका मैकेनिकल पार्ट कभी भी फेल नहीं होना चाहिए और आपका रिएक्शन को कोई हार्म नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये सब नोजल्स दिए होते हैं ऊपर के, जिसमें हम पीजीपीटी वो सब लगाते हैं। अभी रिएक्टर में सबसे ज्यादा ये नीचे रहता है एक बॉटम वाल, बराबर। तो वहां से आपका जब भी रिएक्शन हो गया उसके बाद आपके मटेरियल को ट्रांसफर करना है, ये बॉटम वाल से ट्रांसफर होगा, नीचे पंप होगा, और पंप की मदद से जो भी स्टोरेज टैंक या फिर कोई भी आगे के सेक्शन में भेजना है तो वहां पे आगे जाएगा। उसके बाद ये फिर लिंपेड रहता है। दोनों कई कई असेंबली में दोनों भी रहते हैं, जो डबल जैकेटेड भी रहती है जैकेट, और लिंपेड अलग अलग भी रहती है। तो लिंपेड में क्या रहता है कि ट्यूब जैसा होता है, आधी कटी हुई ट्यूब जो रिएक्टर के ऊपर लिपटी हुई होती है, और उसी में से हमारा स्टीम या तो फिर जो भी हमारा मीडियम है उसमें से हम पास करते हैं, और वो हीट ट्रांसफर का काम करता है हमारे रिएक्टर में। तो वो रहता है लिंपेड। और जैकेट तो हमारा मतलब एक पूरा मतलब रिएक्टर के बाद पूरा ही एक सेक्शन रहता है जैकेट जैसा, कि जिसके अंदर वो मटेरियल फिल होता है और वो मटेरियल आउट हो जाता है, और वो उसके सरफेस पे लगता है रिएक्टर के, और वो हीट ट्रांसफर करता है। ये हमारा बेसिक एक रिएक्टर का असेंबली हो गया। उसके बाद रहता है मिक्सर एजिटेटर। तो मिक्सर एजिटेटर में तो मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड स्टोर केमिकल मटेरियल, मतलब कोई भी टैंक रहता है जिसमें मतलब कोई भी हमारा मटेरियल रहता है जो सेटलिंग में रह रहा है, तो वो टैंक पे एक छोटा सा एजिटेटर लगाते हैं जो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, और हमारा सेडिमेंटेशन जो भी रहता है उसको नहीं होने देता है, और चॉकिंग का इश्यू नहीं करवाता है। तो एक हमारा मिक्सर एजिटेटर के साथ स्टोरेज भी रहता है, जो केमिकल प्लांट्स में मोस्टली रहता है। दूसरा है पंप, कोई भी चीज को मतलब कोई भी केमिकल्स या फिर रॉ मटेरियल या तो प्रोडक्ट ले लो या तो इंटरमीडिएट ले लो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हमारा पंप रहता है, रहता है वो है। और दूसरा दूसरा है कंप्रेसर, जो हमारा इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैसेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्शन। अभी कोई भी रिएक्शन है, बराबर, तो रिएक्शन मतलब पर्टिकुलर
मतलब कोई भी रिएक्टर है उसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर रहता है, उसके ऊपर वो मतलब ऑपरेशन होता है। जो भी हमारा गैस है वो सीधा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें मतलब प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गैसेस का मतलब रिएक्शन करवाना है, तो सबसे पहले हम कंप्रेसर की मदद से उसको कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाते हैं और उसके बाद उसको आगे ट्रांसपोर्ट या तो फिर फीडिंग करवाते हैं। तो वो रहता है हमारा कंप्रेसर्स। अभी ये हमारे हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स है। ये तो आपको आगे बताया कि हीट एक्सचेंजर रहता है जो हीट ट्रांसफर करवाता है, कूलिंग टावर रहता है, इओपरेटर रहता है, ड्रायर रहता है। ये रहता है मैकेनिकल फोर्सेस। अभी हमारी स्लरी आ गई कोई भी जगह पे, तो उसको हम मैकेनिकल कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहला रहता है फिल्ट्रेशन, तो वो तो हमारे घर में भी आरओ में रहता है फिल्ट्रेशन। उसमें प्रेशर प्रेशर की मदद से फिल्टर क्लॉथ के मदद से अंदर से पानी जाता है, तो हमारे जो भी सॉल्ट्स रहते हैं वो फिल्टर क्लॉथ पे चिपक जाते हैं, तो ऐसा हमारा फ्रेश पानी मिलता है। इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही रहता है कि जो हमारा फिल्टर्स है, तो बैगिंग फिल्टर या फिर कार्ट्रेज फिल्टर, ऐसे टाइप के अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। जैसे जो फिल्टर बैग रहते हैं उसमें रखे हुए होते हैं हमारा केमिकल्स, एक तरफ से आता है, वो डोम को भरता है और वो डोम को प्रेशराइज करता है। कंटिन्यूअस फ्लो आता रहता है पंप की मदद से, तो वो डोम को प्रेशराइज करता है। तो वो प्रेशर की मदद से वो जो हमारे फिल्टर रहते हैं, फिल्टर में से पास होता है, स्लरी बाहर रह जाता है, और जो भी हमारा मदर लिकर रहता है, जो भी लिक्विड रहता है, वो फिल्टर को पास करके आगे बढ़ता है। तो हमारा हो गया हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट। जैसे कि वो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, कार्ट्रेज फिल्टर उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि वो कैसे वर्क करता है। दूसरा रहता है सेंट्रीफ्यूज। अभी सेंट्रीफ्यूज का मैं आपको ऑपरेशन बताऊंगा कि मेरे यहाँ पे कैसे होता है। अभी तो हमारे यहाँ पे क्या है कि दो मतलब हमारे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन और दूसरा रहता है B3 करके कंपोनेंट है, उसका एक स्लरी टाइप मटेरियल रिएक्टर में रहता है। वो 100 डिग्री जितना टेम्परेचर पे रहता है, उसको हमको सेंट्रीफ्यूज करना रहता है। सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या रहता है, एक पूरा डोम रहता है सेंट्रीफ्यूज जैसा, और उसमें हमारा बीच में से फीडिंग रहता है। वो पूरा 600 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज को पहले स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ही आरपीएम गेन करेगा, वो फीडिंग मटेरियल वो ट्रे में जाएगा, और ड्यू टू द जो ग्रेविटी फोर्स रहता है उसकी वजह से जो, और वो सेंट्रीफ्यूज का वो फोर्स रहता है, उसकी वजह से जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल है वो अंदर का जो फिल्टर क्लॉथ है उसके ऊपर चिपक जाता है, और एमएल बाहर से निकल के, नीचे से निकल के साइड में से निकल जाता है। तो वो हमारा एक सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन होगा, जिसमें हमको जो भी क्रिस्टल्स है वो गेन होते हैं और एमएल सेपरेट आउट हो जाता है। तीसरा रहता है क्रिस्टलाइजर। क्रिस्टलाइजर में क्या रहता है कि उसको सडन एक रिएक्टर टाइप ही रहता है, उसमें कंटिन्यूअस मतलब के टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर उसको सडन वो टेम्परेचर ड्रॉप लाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप रहता है तो उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन रहता है, और वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होके वो धीरे धीरे ओवरफ्लो लाइन के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। वो हमारा क्रिस्टलाइजर रहता है। अभी मैं अभी आपको एक एक ऑपरेशन के बारे में पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक ऑपरेशन है डिस्टिलेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन क्या रहता है, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री ले लो, उसमें डिस्टिलेशन तो होता ही है। तो डिस्टिलेशन क्या रहता है कि डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन प्रोसेस इन विच वी सेपरेट आउट टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और रिलेटिव वॉलेटिलिटी। मतलब कि दो कंपोनेंट है जिनके बॉइलिंग पॉइंट एक का हाई है एक का लो है, उसको दोनों को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। अभी डिस्टिलेशन के एक सिंपल असेंबली जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो डिस्टिलेशन एक कॉलम रहता है, कॉलम में ये फीड रहता है। कोई भी एक ट्रे, जो फीड ट्रे लोकेशन हम निकालते हैं कैलकुलेशन से, वहां से वो कॉलम में फीड होता है और वो जाता है नीचे की तरफ। नीचे एक रीबॉयलर रहता है। तो रीबॉयलर क्या करता है, जो भी कॉलम का मटेरियल है उसको हीटअप करता है और उसके वेपर जनरेशन करता है। तो वेपर धीरे धीरे ट्रे के ऊपर से जाती है, तो ट्रे मतलब जो भी वेपर क्रिएट हुई वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो फीड का लिक्विड आ रहा है वो ग्रेविटी की मदद से नीचे की तरफ आता है। तो जो हमारा मतलब यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों का मास ट्रांसफर होता है पर्टिकुलर हर एक ट्रे पे, और उसके मदद से जो भी हमारा लो बॉइलिंग वाला, जो भी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपर के साथ उड़ के चला जाता है हमारा ऊपर। वो ऊपर वेपर लाइन में आता है, और ऊपर हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर में मोस्टली हमारा हीट एक्सचेंजर्स रहते हैं, जिसमें कूलिंग वाटर का सप्लाई रहता है। मोस्टली कूलिंग वाटर रहता है, चिलिंग वाटर भी रहता है, जो हमारा क्या करता है कि उसको हीट ट्रांसफर करके कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं। और वो लिक्विड को उसमें क्या करते हैं, मोस्टली हम रिफ्लक्स में यूज करते हैं। तो रिफ्लक्स में क्या होता है कि जो भी हमारा कंडेंस हुआ वो मटेरियल वापस से हम कॉलम में फीड कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट का जितना कंपोजिशन ज़्यादा रहता है, तो वो वापस से रॉ मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आता है और वो हमारे प्रोसेस को एज़ अ मतलब लॉ सेटेरियल का वो जो प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जितना भी मतलब हमारा रिफ्लेक्स जितना ज़्यादा जाएगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ हमको मतलब को हमारे प्रोसेस को और ज़्यादा प्योरिटी के हिसाब से ले जाएगा। तो वो रिफ्लेक्स चालू रहता है और जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है उसको हम एज़ अ प्रोडक्ट टैंक में भी उसका सप्लाई चालू रहता है। ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन ऑपरेशन रह गया है। अभी डिस्टिलेशन का मतलब आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको लाइव में कैसा दिखता है वो आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा। तो ये रहा हमारा सबसे पहले डिस्टिलेशन कॉलम। उसमें रहता है हमारा जो फीड होता है वो फीड ट्रे लोकेशन रहा, जो सीधा हमारा जाता है तो मतलब के डिस्टिलेशन कॉलम में। यहाँ से जो हमारा फीड आया वो फीड आएगा, वो पूरा कॉलम में ट्रे ट्रे के ट्रांस मतलब ट्रे के ट्रे बाय नीचे नीचे आएगा और नीचे बॉटम में से जाएगा सीधा हमारा रीबॉयलर में। अभी रीबॉयलर में क्या रहता है, मोस्टली हमारा स्टीम, ये हमारा वन काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर ही है। वहाँ पे क्या रहता है, स्टीम का सप्लाई कंटिन्यूअस चालू रहता है। तो जो भी हमारा फीड इधर आया वो तुरंत हीटअप होगा। वो हीटअप होने के बाद मतलब जो भी उसका वेपर जनरेशन होगा वो हमारा जाएगा कॉलम में। तो जो भी वेपर आएगा तो नीचे की ट्रे से जाएगा धीरे धीरे ऊपर की तरफ, टेंडेंसी उसकी रहती है ऊपर जाने की, तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके हमारा सीधा कंडेंसर में जाएगा। उसी टाइम पे जो हमारा फीड है वो लिक्विड में है तो वो लिक्विड नीचे की तरफ आएगा। दोनों का मास ट्रांसफर होगा और मास ट्रांसफर होकर जो भी लो बॉइलिंग वाला है उसको अपने साथ लेके ऊपर से चला जाएगा और वो हमारा रिफ्लक्स ड्रम में आएगा। तो वो रिफ्लक्स ड्रम में 2 कनेक्शन रहते हैं जैसे इधर है। तो हमारा ये कंट्रोल वाल्व रहता है जो हमारा रिफ्लक्स रेशियो, जो हमारे आइडियल मतलब हमारे आइडियल रिफ्लक्स रेशियो रहता है, कोई मैक्सिमम रखता है, मतलब मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो रहता है, तो वो सब सेट करते हैं और हमारी जो भी प्योरिटी जितनी चाहिए उस हिसाब से हम रिफ्लक्स रेशियो को सेट करते हैं और उस हिसाब से हम उसका इंटरकट लेते हैं कि जो जो प्रोडक्ट आया है वो ऊपर से हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, बराबर। तो वो हिसाब से हमारा ये पूरा कॉलम चलता है। तो अभी एक मतलब कि हमारे यहाँ पे पूरा कॉलम का स्टार्टअप कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे पहला मतलब कि पूरा कॉलम हमारे पास खाली है, पूरा कंडेंसर खाली है, सभी वेसल का मतलब पूरा एम्प्टी है, वो हमको उसको जीरो से चालू करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में जो भी हमारा मीडियम है, जो कूलिंग का मीडियम है वो हमारा ऑन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कूलिंग सप्लाई रिटर्न दोनों चालू रहना चाहिए। तो ये हमारा कंडेंसर पहले इजीली स्टार्ट मतलब होना चाहिए चालू। उसके बाद हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम फीड का स्लो रेट से हम फीडिंग चालू करेंगे। तो फीडिंग जैसे चालू करेंगे तो वो ट्रे बाय ट्रे पहले तो कुछ रहेगा नहीं, वेपर वेपर कुछ रहेगा नहीं, पूरा कॉलम खाली रहेगा। तो क्या होगा कि जो भी लिक्विड है वो ट्रैवल करके सीधा नीचे आएगा और कॉलम के बॉटम में से सीधा रीबॉयलर में जाएगा और रीबॉयलर में धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा और जैसे जैसे रीबॉयलर का लेवल बढ़ता है हम उसमें स्टीम सप्लाई भी चालू करते हैं। तो जो भी हमारा रीबॉयलर में मटेरियल है वो धीरे धीरे वेपराइज होना चालू करता है और जैसे वेपर बनना चालू होता है और पूरा कॉलम का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उस हिसाब से हम फीड का जो फीड रहता है तो फीड का भी मतलब फीड का फ्लो रेट भी धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और नीचे का स्टीम का भी फ्लो रेट बढ़ाते जाते हैं। और हम जैसे हर एक पर्टिकुलर ट्रे के ऊपर हमारा टीटी रहता है, टेम्परेचर जो रहता है। कोई भी कॉलम ऑपरेशन के लिए जो भी हमारी प्रोसेस डिपार्टमेंट की टीम रहती है वो हमको वो कॉलम प्रोफाइल देती है। आइडियली कॉलम प्रोफाइल में क्या रहता है, हर एक ट्रे का टेम्परेचर रहता है, हर एक डीपी रहता है। कोई भी कॉलम को ऑपरेट करने के लिए हमारा डीपी मतलब जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा डीपी मेंटेन रहता है तो भी हमारा प्रोडक्ट इजीली बाहर मतलब इजीली सेपरेट आउट हो सकता है। अगर हमारे डीपी में कोई प्रॉब्लम आता है मतलब हमारा पूरा कॉलम कॉलम डिस्टर्बेंस में है, ऐसा हम डिफाइन करते हैं एज अ डीपी से। तो डीपी हमारा बहुत जरूरी है। तो हमारा धीरे धीरे हर एक टेम्परेचर ट्रे का आ जाता है, टेम्परेचर जैसे आ जाता है उस हिसाब से हम उसको फिर वेपर कंडेंस करना चालू करते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट का जो भी कट लेते हैं वो नहीं लेते, तो वो पूरा टोटल टीआर पे चलता है। मतलब कि जब भी स्टार्टिंग करते हैं जैसे जैसे वेपर जनरेशन होगी वो पूरी कंडेंस होकर वापस से कॉलम में ही जाएगी जब तक हमारा पूरे कॉलम के पैरामीटर सेट नहीं हो जाते। मतलब जितना भी ट्रे का टेम्परेचर जो भी डिफाइन है वो आ जाता है, कॉलम का प्रेशर डिफाइन के जितना आ जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसका कट लेना चालू करते हैं और ऐसे हम पूरे कॉलम को सेट करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग प्रोसीजर रह गया। अभी कोई भी कॉलम है तो कॉलम ऑपरेशंस के लिए उसके मतलब रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं कॉलम में, तो वो है हमारे 4 मेजर प्रॉब्लम है कॉलम में। एक रहता है फ्लडिंग, दूसरा रहता है एंटरमेंट, तीसरा रहता है वीपिंग और चौथा रहता है फोमिंग। तो भी फ्लडिंग क्या रहता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा।
तो फ्लडिंग में क्या रहता है कि जो भी हमारा मतलब कि वेपर का वेलोसिटी, अभी मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, वेपर हमारा डी बॉयलर से होके ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और फीडिंग हमारा नीचे की तरफ आता है। तो सडनली क्या रहता है कि हमारा जो भी वेपर का वेलोसिटी है वो इतना बढ़ जाता है कि वो लिक्विड को नीचे की तरफ ट्रैवल ही नहीं करने देता है। तो हमारा जो ट्रे रहता है डिस्टिलेशन कॉलम का, वो पूरा लिक्विड से भर जाता है। तो वो कंडीशन को हम क्या करते हैं, फ्लडिंग। जैसे भी मतलब फ्लड आता है तो जैसे पानी भर जाता है, इसी हिसाब से जब हमारा वेपर का वेलोसिटी इतना हाई रहता है कि वो हमको लिक्विड को नीचे आने ही नहीं देता है और वो ट्रे में होल्ड कर देता है, फ्लडिंग जैसी कंडीशन ला देता है, तो उसको हम फ्लडिंग बोलते हैं। तो फ्लडिंग का कॉज क्या है कि हमारी हाई रिबॉयलर ड्यूटी, मतलब कि हम अचानक मतलब हमारा जो रिबॉयलर है वो उसको ज्यादा वेपर जनरेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक फ्लडिंग हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा कॉलम है, तो कॉलम का जो भी प्रेशर है वो सडनली बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वेपर का जनरेशन रेट बढ़ गया है। तो हमका जो प्रेशर है, जो नीचे की तरफ प्रेशर है और ऊपर की तरफ है, तो जो भी नीचे से वेपर जा रहे हैं वो ऊपर ज्यादा रेट में जाएंगे, तो ऊपर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। तो जो भी हमारा डीपी है, डिफरेंशियल प्रेशर, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये फ्लडिंग की कंडीशन में। तो वो एक डीपी बढ़ेगा, उससे पता चलेगा हमारा फ्लडिंग। दूसरा रहता है आपका कॉलम धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, कि जब आप कॉलम के पास जाओगे ना तो वो धीरे धीरे वाइब्रेशन के मोड में आता है, तो वो एक रहता है फ्लडिंग का। और जो आपके टॉप के प्रोडक्ट की प्योरिटी है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो ऐसे हम फ्लडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कॉलम फ्लडिंग कंडीशन में जा रहा है। इन तीन चीजों से, पहला रहता है डीपी। तो जो हमारा डीपी रहता है वो सडनली बढ़ जाता है। इंक्रीज मतलब प्रोडक्ट का जो भी रहता है, मतलब प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट की प्योरिटी डाउन चली जाती है। फिर हमारा जो रीबॉयलर का जो लेवल है ना, वो भी धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो हमारा जो लिक्विड है वो नीचे आता ही नहीं है, तो वो रीबॉयलर का लेवल धीरे धीरे डाउन होना चालू होता है। तो ये तीन मेजर केस है जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी फ्लडिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो फ्लडिंग है वो हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा वेपर का वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसके कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रीबॉयलर है, तो रीबॉयलर में स्टीम का सप्लाई धीरे धीरे कम करेंगे। उसकी वजह से हमारा जो भी मतलब के ऑलरेडी मतलब जो भी हमारा वेपर का जनरेशन रेट है वो धीरे धीरे कम होगा। और उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि उतने से हो जाएगा, अभी हमारा कॉलम ऑलरेडी फ्लडेड कंडीशन में, मतलब हर एक ट्रे भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लिक्विड को भी कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीड रेट को मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे कि फीड हमारा पूरा बंद तो नहीं कर सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, फीड रेट को मिनिमाइज करेंगे। और जो भी रिफ्लक्स रहता है, जो भी कॉलम में हम वापस लेते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, रिफ्लक्स को भी धीरे से मिनिमाइज करेंगे। और हो सकता है ऐसी कंडीशन में, फ्लडिंग की कंडीशन में, हम रिफ्लक्स को बंद करेंगे। क्या करेंगे कि फ्लडिंग की कंडीशन जब भी रहती है तो रिफ्लक्स बंद करेंगे और फीड रेट बहुत कम करके वापस से टेम्परेचर प्रोफाइल लाने का ट्राई करेंगे और फ्लडिंग से प्रिवेंट करेंगे। ये रहता है हमारा फ्लडिंग। दूसरा रहता है एंट्रेनमेंट। अभी फ्लडिंग और एंट्रेनमेंट दोनों बहुत ही नजदीक वाले केस है। दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँ। पहले एंट्रेनमेंट आपको समझाता हूँ। एंट्रेनमेंट क्या रहता है कि हमारे वेपर की वेलोसिटी उतनी हाई रहती है कि वो लिक्विड को उसके साथ कैरी ओवर करता है। मतलब क्या रहता है कि जो नीचे से वेपर आता है उसके वेलोसिटी इतनी हाई रहती है कि वो ट्रे के ऊपर जो भी लिक्विड रहता है उसको भी ऊपर ट्रैवल करवा के ले जाता है। तो वो रहता है हमारा एंट्रेनमेंट। अभी केस क्या रहता है कि कोई भी कॉलम रहता है उसमें सबसे पहले एंट्रेनमेंट होता है, उसके बाद फ्लडिंग होता है। मतलब स्टार्टिंग के केस में क्या रहता है कि आपका लिक्विड है, ट्रे में भरने लगा है, पेपर की वेलोसिटी स्टार्टिंग में बढ़नी स्टार्ट हुई, तो वो क्या करेगा, लिक्विड को उसके साथ कैरी ओवर करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कैरी ओवर नहीं कर पाएगा और लिक्विड का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तभी वो फ्लडेड कंडीशन में जाएगा। तो सबसे पहले एंटेनमेंट होता है। एंटेनमेंट, अगर हम एंटेनमेंट के केस में उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कोई भी कॉलम को, तो हमको उसको फ्लडिंग तक ले ही नहीं जाना है, उसको एंटेनमेंट से ही उसको सेफ जोन में लाना है और सेफली ऑपरेट करना है। सबसे पहले एंटेनमेंट होता है। एंटेनमेंट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वही कि हम रिबॉयलर की ड्यूटी स्टार्टिंग से ही घटा देंगे, उसमें वाइब्रेशन वाइब्रेशन एंटेनमेंट के स्टेज में नहीं आता है। और 99% केस में हम एंटेनमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें डीपी का इतना मतलब कि डीपी इतना ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। और हमारे एंटेनमेंट को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट वे है कि जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है ना वो सबसे पहले डाउन होना स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे एंटेनमेंट बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे हमारा रिबॉयलर स्टीम ज्यादा कंजप्शन करने लगता है स्टार्टिंग के केस में। तो वो हमारा आइडेंटिफाई एक स्टेज रहता है एंटेनमेंट का। अभी तीसरा रहता है वीपिंग। तो वीपिंग क्या रहता है, वीपिंग पूरा फ्लडिंग से उल्टा। मतलब कि फ्लडिंग में क्या रहता है, वेलोसिटी हमारी बहुत ज्यादा रहती है, इसकी वजह से हमारा लिक्विड नीचे नहीं आ पाता है। और वीपिंग में क्या उल्टा हो जाता है, वीपिंग में क्या रहता है, वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाती है।
और उसकी वजह से हमारा जो भी ट्रे में मटेरियल है वो नीचे ही नीचे आता जाता है। मतलब जैसे हमारी आँख में से आँसू निकलते हैं ना, वैसे ही ट्रे में जो भी पोर्स रहते हैं उसमें से हमारा मटेरियल है वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट पेपर का लोड ही नहीं है कि वो उसको ऊपर कैरी ओवर करेगा और मास ट्रांसफर करेगा। तो वो हमारा रह गया वीपिंग। तो वीपिंग ऐसे ही जैसे फ्लडिंग का आइडेंटिफिकेशन कैसे था कि हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है तुरंत बढ़ जाएगा, तो वीपिंग में क्या रहेगा, हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है सडनली डाउन हो जाएगा, बराबर। और उसमें क्या, फ्लडिंग में क्या रहता है कि हमारा रिबॉयलर का लेवल डाउन रहता है, मतलब डाउन होना चालू हो जाता है। तो वीपिंग में क्या रहता है, रिबॉयलर का लेवल बढ़ने लगता है धीरे 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 धीरे। तो वो एक है। और हमारा इसमें फ्लडिंग में क्या रहता है कि मतलब फ्लडिंग में हमारा जो भी ऊपर मतलब वेपर लोड है वो वेपर लोड बढ़ता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कंडेंस नहीं होता है, तो हमारा उतना प्रोडक्ट की प्योरिटी डाउन करने लगता है। जबकि वीपिंग में क्या है, पूरा नीचे आ रहा है तो हमारा प्रॉपर मास ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, और आपका जो भी कंडेंसर है, कंडेंसर का क्या है, लोड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मतलब कंडेंसर का लोड डाउन होने लगता है। वो क्या करता है कि उतना उसके पास वेपर लोड ही नहीं रहता है वीपिंग के केस में, क्योंकि नीचे से वेपर जा ही नहीं रहा, तो वो कंडेंसर के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। तो वो रहा वीपिंग हमारा अलग। और लास्ट में रहता है फोमिंग। फोमिंग क्या रहता है, वो फोमिंग एक मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब उसमें क्या रहता है, फोमिंग में हमारा मतलब जो भी रिफ्लेक्स रहता है या तो फिर जो भी वेपर वेलोसिटी है वो लिक्विड में से ऐसे क्रॉस होती है कि वो पूरा फोम क्रिएट करता है। तो फोमिंग पहले क्या रहता है, सबसे पहले फोमिंग क्रिएशन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे एंट्रेनमेंट स्टार्ट होता है, और उसके बाद में फ्लडिंग होता है। तो ये तीनों एक एक साथ मतलब कनेक्टेड है। फोमिंग में क्या रहता है कि धीरे धीरे मतलब वेपर का जो वेलोसिटी रहता है, तो वेपर का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से हमारा फोम क्रिएशन होता है। तो फोमिंग और दूसरा क्या रहता है, हमारा रिफ्लक्स के भी ऊपर भी डिपेंड है कि जितना आप रिफ्लक्स डालोगे वो उतना ही ट्रैवल करके ज्यादा फोम बनेगा, क्योंकि वो ऊपर वेपर जा रही है, नीचे लिक्विड है, तो उसके ऊपर नया मतलब ठंडा लिक्विड जैसे जैसे आएगा तो वो फोम क्रिएशन करेगा। तो उसके लिए क्या रहता है, सबसे ज्यादा जब फोमिंग रहता है तो उसके लिए हम फोमिंग एंटी फोमिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं, जो हमारे कॉलम को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे बाद में भी। ये हमारा एक मतलब कि ग्राफ है जो हमारे तीनों कंडीशंस को डिफाइन करता है, कि जो हमारा कोनिंग, फ्लडिंग और वीपिंग रहता है, बराबर। तो उसमें क्या रहता है कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन में क्या रहता है कि जो भी हमारा कोई भी कॉलम है तो धीरे धीरे वेपर रेट जैसे जैसे बढ़ाते उसी हिसाब से लिक्विड रेट भी बढ़ता जाता है। तो एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे अगर ऐसा मतलब अगर वो आगे जाएगा तो वो एरिया ऑफ सेटिस्फैक्टरी की तरफ जाएगा, मतलब हमारा कॉलम बिल्कुल सेट जाएगा। पर अभी ये पॉइंट से क्या रहता है कि अगर हमारा वेपर रेट धीरे धीरे सडनली बढ़ने लगा, पर हमारा क्या रहता है, ये लिक्विड रेट नहीं हो रहा है। अभी ये कोनिंग है ना, वो आप उसको समझो कि हमारा क्या रहता है कि हमारा फोमिंग टाइप रह गया है, कि उसमें क्या रहता है कि वो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है लिक्विड के साथ, उसको लिक्विड को नीचे नहीं आने देता, पर वो वेपर ऊपर जाके वो कोन बनाता है। तो उसी हिसाब से क्या रहता है कि वेपर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो वेपर जैसे जैसे बढ़ता है पर लिक्विड का रेट नीचे डाउन करने लगता है, तो वो कंडीशन वो कोनिंग की तरफ जा रहा है। फिर रहता है वीपिंग। वीपिंग में क्या रहता है कि वेपर का रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, वो मतलब कि जो इस हिसाब से जो वेपर रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल माइनरली वेपर रेट बढ़ रहा है, और उसके साथ लिक्विड का रेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो वो हमारा वीपिंग की ओर जाएगा। जो हमारा फ्लडिंग रहता है कि धीरे धीरे एंट्रेनमेंट स्टार्ट होता है और उसके बाद फ्लडिंग आ जाता है, तो फ्लडिंग की कंडीशन के बाद वो डाउन कमर से नीचे आने लगता है। तो वो एक हमारा एक पूरा ओवरऑल ग्राफ है जो हम इसको स्टडी कर सकेंगे। तो मैं वही ये हमारा ये फाइनल है कि जो भी है हमारा केमिकल प्लांट है वो पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है, कि जैसे इनपुट है, मटेरियल्स है, एसओपीज है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज है, सब कंबाइन करेगा, पूरा हमारा रिएक्शन करेगा, उसके साथ हमारा एमएसडीएस और उसकी डिपार्टमेंट को कंप्लायंस करके कैसे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। मतलब कि अभी इसका मोटो क्या था कि अगर आप अभी अगले सेम में जाओगे, आपकी इंटर्नशिप रहेगी, कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको एटलीस्ट एक ओवरव्यू रहेगा कि आपके माइंड में कि वो इंडस्ट्रीज में क्या क्या मेरे को देखना है, क्या क्या मैं और देखूंगा आगे, और मेरे को कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, क्योंकि अभी आपका जो भी फर्स्ट जॉब रहेगा वही आपका करियर डिफाइन करता है कि आप कौन से ब्रांच में आगे जाओगे, मतलब कौन से इंडस्ट्रीज में आगे जाओगे। तो अभी से आपका वो क्लियर रहेगा कि मेरे को मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है और मेरे को आगे कौन से में जाना है, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। थैंक यू। Thank you, Kuldeep. Now, if any of the students want to ask any
questions, he can directly communicate with Kuldeep. Okay, so I guess there are no more queries. So Kuldeep, on behalf of Chemical Engineering Department, Valsad, we sincerely thank you for accepting our invitation and giving us this lecture as a part of our alumni interaction session, right? And we hope that we'll be having many more such interactive sessions in future also, right? So thank you, Kuldeep. You can end the session over here. Okay, sir. Thank you so much.